डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। कतर से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सज़ा पर रोक लग गई है, जिसे भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कतर की अदालत ने एक अज्ञात मामले में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई थी। दावा किया गया था कि इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जासूसी मामले में कतरी कोर्ट ने यह सज़ा दी थी, लेकिन मामले का खुलासा न तो कतर ने किया न ही भारत ने। हालांकि भारत ने कतर के कोर्ट की फांसी वाली सज़ा पर आपत्ति जताई थी और पूर्व भारतीय नौसैनिकों को हर संभव मदद का भी ऐलान किया था। इस बीच दिसंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। कतरी कोर्ट के फैसले पर क्या बोला भारत? भारत ने कहा कि हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई है। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। हम अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ निकट संपर्क में हैं। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ आज अपील अदालत में उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं। हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जारी रखेंगे। इस मामले की कार्रवाई को गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कतर ने पहले ही नरमी के संकेत दिए थे। कतर ने पीएम मोदी और शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात के तुरंत बाद भारत को पूर्व नौसैनिकों से मिलने के लिए दूसरी बार काउंसलर एक्सेस दी थी। तभी संभावना जताई गई थी कि कतर इस मामले को लेकर अब नरम रुख दिखा रहा है। मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमारे राजदूत को 3 दिसंबर को जेल में बंद सभी 8 से मिलने के लिए राजनयिक पहुंच मिली थी। अब तक 2 सुनवाई हो चुकी हैं। ये 23 नवंबर और 30 नवंबर को ही हम मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और सभी कानूनी और दूतावास संबंधी सहायता दे रहे हैं। एक संवेदनशील मामला है, लेकिन हम इसका पालन करना जारी रखेंगे और जो कुछ भी हम साझा कर सकते हैं हम करेंगे। कतर में भारतीय नौसैनिकों की सजा का मामला। कतर की एक अदालत ने अक्टूबर में 8 सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारियों और एक नाविक को मौत की सजा सुनाई। ये लोग अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के कर्मचारी थे, जो एक निजी कंपनी थी जो कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। उन्हें पिछले साल अगस्त से अज्ञात आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने काफ़ी देर तक बातचीत भी की। मुलाकात के एक दिन बाद ही 2 दिसंबर को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया था, कल दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। कतर की ओर से इस मुलाकात को लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी गई। ये हम हाफिज़ सईद के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लें। भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई के 26/11 और पुलवामा आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज़ सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत ने इसके लिए औपचारिक अनुरोध पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से किया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पुलवामा मामले को लेकर, वहीं भारतीय सूत्रों का दावा है कि मुंबई हमले को लेकर हाफिज़ सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक पर पाकिस्तान की झुंझार साफ नजर आ रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के हाफिज़ को मांगने की खबर पर कहा कि यह पूरी तरह से अटकलों पर आधारित है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जहरा बलोच ने हाफिज़ सईद के भारत प्रत्यर्पण के सवाल पर कहा, यह अटकलों पर आधारित रिपोर्टिंग के तहत पूछा गया सवाल है। हम इस तरह की रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इससे पहले भारतीय सूत्रों और पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार से हाफिज़ सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। हाफिज़ सईद इस समय जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो हाफिज़ सईद के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करे। हाफिज़ सईद भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की लिस्ट में शामिल है। यही कारण है कि अब भारत हाफिज़ सईद को भारत लाने की तैयारी में है। सरकार ने इसके लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से हाफिज़ को भारत सौंपने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा समेत कई आतंकी वारदातों के अलावा हाफिज़ सईद मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भी है। इस आतंकवादी हमले में अमेरिकी नागरिकों समेत 160 से ज़्यादा व्यक्तियों की मौत हुई थी। भारत के अलावा भी कई अन्य देशों ने हाफिज़ सईद को आतंकवादी घोषित किया हुआ है।
हाफिज सईद और उसके संगठन पर अमेरिका ने इनाम भी घोषित किया है। हाफिज का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा है। इस आतंकी संगठन पर लगभग $1 करोड़ का इनाम है। आतंकी फंडिंग मामले में हाफिज सईद जेल में बंद किया जा चुका है। हाफिज सईद जमात-उद-दावा के नाम से भी लश्कर के लिए छद्म संगठन चलाता है। भारत ने पाकिस्तान से साफ किया कि वो सीमा पार आतंकवाद को भड़काने वाले आतंकियों को कानून के कटघरे में खड़ा करने के लिए सहयोग करे। पाकिस्तान इस बयान से साफ है कि वह अपने पाले हुए हाफिज सईद को सौंपने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। पाकिस्तान बार बार ये दावा करता है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन लगातार उसके पाले हुए आतंकी कश्मीर में हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। आइए, इटली की तरफ से भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। यूरोप के प्रवेश द्वार इटली में भारतीयों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। भारत और इटली ने हाल ही में प्रवासन और मोबिलिटी समझौता किया है। भारतीय कैबिनेट बुधवार को इस समझौते को मंजूरी दे दी। इटली के साथ हुए इस समझौते से जहां द्विपक्षीय समझौते मजबूत होंगे, वहीं अवैध तरीके से होने वाले प्रवासन पर भी रोक लगेगी। इस समझौते के तहत सीजन और गैर सीजन के लिए भारतीय वर्कर्स का कोटा निर्धारित किया गया है। गैर सीजनल वर्कर्स के लिए इटली ने साल 2023 के लिए 5,000, साल 2024 के लिए 6,000 और वर्ष 2025 के लिए 7,000 का कोटा तय किया है। इस समझौते से भारतीय स्टूडेंट को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। गैर सीजनल वर्कर्स के लिए कुल रिजर्व कोटा 12,000 तय किया गया है। वहीं सीजनल वर्कर्स के लिए कुल कोटा 8,000 का तय किया गया है। इस नए समझौते के तहत 2023 से 25 के बीच में वर्कर्स का कोटा बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि इटली की सरकार ने वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए भारत से समझौता किया है। इस समझौते के जरिए भारतीयों की पढ़ाई के बाद इटली में अवसरों का लाभ उठाने, इंटर्नशिप और प्रोफेशनल ट्रेनिंग का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय छात्र जो अपनी पढ़ाई या वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद कुछ समय के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, ये समझौता उन्हें 12 महीने तक वहाँ रहने की अनुमति देता है। इससे भारतीय छात्र इटली के कौशल और ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड का लाभ उठा सकेंगे। भारत ने इस तरह का समझौता अभी तक डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और अन्य देशों के साथ किया है। बता दें कि इटली की आबादी बूढ़ी होती जा रही है और जन्म दर काफ़ी कम है। इटली इन दिनों जहां चीन के साथ दूरी बढ़ा रहा है, वहीं भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। इटली की प्रधानमंत्री पीएम मोदी से कई बार मिल चुकी हैं। भारत और इटली के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर काम हो रहा है। इससे पहले इटली ने चीन के कर्ज का जाल कही जाने वाली बेल्ट एंड रोड परियोजना से किनारा कर लिया था। इटली के इस रुख को चीन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। चीन इटली के जरिए यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहा था। इटली की पीएम ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी भी शेयर की थी। आइए हम सुनते हैं WION न्यूज़, जिन्होंने कवर किया है कि किस प्रकार से इटली भारतीयों को जॉब ऑफर दे रहे हैं। The agreement is set to foster mobility of students, skilled workers, business people, and young professionals. It will also strengthen cooperation on issues related to irregular migration between the two sides. Now, under the agreement, Indian students would get additional permanent residence for up to 12 months after the completion of their studies. This would help them in gathering initial professional experience after completing academic or vocational training in Italy. For workers, the Italian side has reserved a quota of 5,000 non-seasonal Indian workers. For 2024, this number is 6,000, and for 2025, it stands at 7,000 non-seasonal Indian workers. Now, for the seasonal workers, though, the Italian side has reserved a quota of 3,000, 4,000 and 5,000 Indian workers, respectively, for 2023, 2024 and 2025. आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।